प्यारे बच्चों नमस्कार। आपकी जितु भैया फिर से आप सबका स्वागत करते हैं आपके अपने इस चैनल लर्न एंड शेयर पे। और हम बात कर रहे हैं क्लास 12th फिजिक्स के बारे में और हम पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 1 वैद्युत आवेश एवं क्षेत्र। और ये उसका हमारा चौथा भाग है। लगभग 3 लेसन में हमने काफी सारी चीजें खत्म कर दी है बच्चों। हमने ना सिर्फ आवेश खत्म करा, उसके गुणधर्म, उसके साथ साथ किस किस तरीके से वस्तु को आवेशित किया जा सकता है, कूलाम का नियम पढ़ लिया, उसके जो भी न्यूमेरिकल्स थे वो पढ़ लिए। उसके बाद मैंने विद्युत क्षेत्र पढ़ा दिया। विद्युत क्षेत्र जो उसका जो फॉर्मूला था हमने एक जो बिंदु आवेश की वजह से निकाला था KQ/R², वो भी डिराइव करवा दिया। तो ये लास्ट क्लास तक की कहानी है। काफी सारी चीजें हम खत्म कर आए हैं, ठीक है। और कोशिश करेंगे कि हमारा ये जो चैप्टर नंबर 1 है वो कम से कम लेसन्स में हो जाए, ताकि आपके पॉइंट ऑफ व्यू से आपको देखने में ज्यादा परेशानी नहीं फेस करनी पड़े, ठीक है। तो उसी सीरीज में आज हमारा ये चौथा लेसन है, जिसके अंदर हम आगे के टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे। तो ये है आज का हमारा क्लास का गोल। सबसे पहले अपन पढ़ेंगे विद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या होती है। लास्ट क्लास में हमने ये तो पढ़ लिया था कि भाई विद्युत क्षेत्र जो होता है वो क्या होता है, ठीक है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है। भाई किसी भी आवेश के चारों तरफ का वो क्षेत्र जिसमें किसी दूसरे बिंदु आवेश को लाने पर वो एक बल का अनुभव करे, उसे हम विद्युत क्षेत्र बोलते हैं। लेकिन आवेश के पास में रहूंगा तो बल ज्यादा अनुभव करना पड़ेगा, दूर जाऊंगा तो बल का अनुभव कम हो जाएगा, और दूर जाऊंगा तो बल का अनुभव और कम हो जाएगा। सो बेसिकली कहीं पर बल का प्रभाव बहुत ज्यादा है, यानी कहीं पर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो ज्यादा है, कहीं पर कम है, तो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए, दर्शाने के लिए कुछ रेखाएं हमें ड्रॉ करनी पड़ती हैं, जिसे हम विद्युत क्षेत्र रेखाएं कहते हैं। वो अपन आज पढ़ेंगे। जैसे आपने चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं पढ़ी होगी क्लास 10th में। फिर विद्युत फ्लक्स पढ़ेंगे, क्या चीज होती है। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों, इस पे भी क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में। विद्युत क्षेत्र रेखाओं के गुणधर्म अच्छे से पढ़ेंगे, क्योंकि उस पे क्वेश्चन आते हैं। और लास्ट में विद्युत द्विध्रुव, ठीक है। और विद्युत द्विध्रुव की वजह से अक्षीय और निरक्षीय बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम नेक्स्ट लेसन में पढ़ेंगे, ठीक है। यहां पर अपन हम जो है हमारे डायपोल को यानी द्विध्रुव को विद्युत क्षेत्र में घुमाने का काम करेंगे, ठीक है। चलो तो आज का लेसन स्टार्ट करते हैं भगवान का नाम लेकर के। और ये है हमारा सबसे पहला टॉपिक विद्युत क्षेत्र रेखाएं। तो जैसे मैंने आपको बताया कि भाई आवेश है और इस आवेश के चारों तरफ कोई ना कोई क्षेत्र है, जिसमें किसी दूसरे आवेश को लाने पर वो क्या करेगा, बल का अनुभव करेगा। इस क्षेत्र को अपन ने बोल दिया विद्युत क्षेत्र। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि भाई यहां पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्यादा है, यहां पर जाते विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है वो कम हो जाती है, बाहर बिल्कुल 0 हो जाती है। कुल मिला के विद्युत क्षेत्र एक समान नहीं है, वो तो बार बार बदल रहा है। आवेश के पास ज्यादा है, आवेश के दूर कम हो रहा है, और दूर जाएंगे और कम होगा। सो अब इसको कैसे दर्शाऊं। इसको दर्शाने के लिए हम कुछ रेखाएं बनाते हैं, जिसको अपन क्या बोलते हैं, विद्युत क्षेत्र रेखाएं, जो कि इस विद्युत क्षेत्र को दर्शाती है। लेकिन जो मैंने डेफिनेशन अभी आप लोगों को बताई, ये डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू परफेक्ट नहीं है। इसकी स्टैंडर्ड डेफिनेशन या परफेक्ट डेफिनेशन क्या होती है। बोलने के लिए तो बोल सकते हैं कि विद्युत क्षेत्र को दर्शाने के लिए जो काल्पनिक रेखाएं खींची जाती हैं उसे विद्युत क्षेत्र रेखाएं कहते हैं। लेकिन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से डेफिनेशन थोड़ी गलत है, ठीक है। प्रॉपर डेफिनेशन आपके सामने लिखी है कि विद्युत क्षेत्र में अगर मैं किसी एक परीक्षण आवेश को छोड़ दूं, मुक्त परीक्षण धनावेश को, तो वो जिस पाथ को फॉलो करेगा, जिस पथ का वो अनुसरण करेगा, वही विद्युत क्षेत्र होता है, विद्युत क्षेत्र रेखाएं होती है। जैसे मान लो मेरे शहर से, मैं जहां पर भी रहता हूं, अब वो नहीं आपको बताएंगे कि हम कहाँ रहते हैं। मान लो मुझे एक शहर से दूसरे शहर पे जाना है, मैं जाऊंगा ट्रेन का यूज करके। ट्रेन तो मेरी ऐसे ऐसे जा रही है, पटरी कभी यूं गई कभी यूं गई, तो ये मेरी पटरी है, रेलवे ट्रैक है, और जो मेरी ट्रेन है वो इसी को फॉलो करके जाएगी। मतलब कुछ ऐसे, ये रेलवे हमारा जो वो है ना, ट्रेन वैसे चल रही है। तो मतलब ट्रेन को इस पाथ को, इस ट्रैक को फॉलो करना ही पड़ेगा, वो डायरेक्ट सीधा नहीं जा सकती। तो सेम चीज हमारे पास विद्युत क्षेत्र रेखाओं में भी है। अगर मैं एक समान क्षेत्र में या विद्युत क्षेत्र में अगर मैं किसी आवेश को छोड़ दूं और वो जिस पाथ को फॉलो करते करते भाग रहा है, तो जिस पथ का उसने अनुसरण किया है उसी को अपन बोलते हैं विद्युत क्षेत्र। तो यहां पे हमने वही लिखा है कि मुक्त रूप से छोड़े गए एकांक परीक्षण धनावेश के द्वारा तय किया गया पथ या उसके द्वारा अनुसरित पथ क्या कहलाता है, विद्युत क्षेत्र रेखाएं, ठीक है। आई होप ये डेफिनेशन सबको क्लियर हो गई होगी। रेलवे ट्रैक और रेन से ध्यान रखो, सब आ जाएगा। रेल जो है वो धनावेश है, परीक्षण धनावेश, और ट्रैक जो है वो विद्युत क्षेत्र रेखाएं है।
अब बच्चों मेन है इनकी गुणधर्म, तो इनके आ जाते हैं बेटा गुणधर्मों पे। तो इसका सबसे पहला गुणधर्म जो है हमारे पास वो क्या है कि हमेशा पॉजिटिव से स्टार्ट होती है, नेगेटिव पे एंड होती है। लास्ट में मैंने आपको बताया था धनावेश जो था उसकी वजह से जो विद्युत क्षेत्र थी वो बाहर आ रही थी, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। तो इन तीव्रताओं को जिस रेखाओं से मैं बता रहा हूं वो विद्युत क्षेत्र रेखा ही तो है। इसी तरीके से नेगेटिव में विद्युत क्षेत्र कहां पे लगता है, अंदर की तरफ, तो ये विद्युत क्षेत्र रेखा ही तो है। तो विद्युत क्षेत्र जो होता है वो पॉजिटिव से स्टार्ट होता है और नेगेटिव पे एंड हो जाता है। विद्युत क्षेत्र रेखा पॉजिटिव से स्टार्ट होगी, धनावेश से स्टार्ट होगी और ऋणावेश पे खत्म हो जाएगी। ठीक है, फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, ऐसे। ठीक है, ऐसे चलेगी, हमेशा सतत होती है। सतत मतलब कॉन्टिन्यूस होती है। भाई रेलवे ट्रैक पे जाना है, ऐसा तो ना ट्रैक बीच में से टूटा हुआ होगा तो रेल क्या उड़ के जाएगी क्या? ऐसी अगर इस तरीके से विद्युत क्षेत्र रेखाएं कट कट के चलेंगी तो क्या चार्ज यहां पे मान लो चल रहा है, पॉजिटिव चार्ज चला 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 यहां पे पहुंचा, अब क्या जंप मारेगा क्या? जंप थोड़ा ना मारेगा। तो विद्युत क्षेत्र रेखा हमेशा सतत होती है, कंटिन्यूस होती है, टूट टूट के नहीं चलती, सीधी सीधी, मतलब जो भी होगी बिल्कुल कॉन्टिन्यूस होगी, जुड़ी हुई होगी सारी, ऐसे टूटी बूटी नहीं होगी बीच बीच में से। ठीक है, इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अगर विद्युत क्षेत्र रेखाएं वक्रित हो और किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी हो या विद्युत क्षेत्र की दिशा निकालनी हो तो वहां पर हम एक स्पर्श रेखा खींच देते हैं। मान लो ये विद्युत क्षेत्र है, इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता चाहिए, क्या करूंगा, एक स्पर्श रेखा खींच दूंगा। यहां पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता चाहिए, क्या करूंगा, स्पर्श रेखा खींच दूंगा। यहां पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता चाहिए, क्या करूंगा, स्पर्श रेखा खींच दूंगा। यहां पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता चाहिए, क्या करूंगा, स्पर्श रेखा खींच दूंगा। तो जहां पर भी हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है वहां पर मैं एक स्पर्श रेखा खींच दूंगा। ठीक है, ये जैसे यहां पे ड्रॉ की हुई आपको दिख रही होगी। आई होप इतनी बात सबको क्लियर है। इसके बाद विद्युत क्षेत्र रेखाएं चालक सतह के हमेशा लंबवत ही निकलती है। मतलब अगर मान लो मेरे पास ये बॉटल है और ये बॉटल लोहे की बनी होती तो इस लोहे की बनी हुई बॉटल पे आवेश पहली बात तो इसकी सरफेस पे होते और जो विद्युत क्षेत्र रेखा इसमें से निकलेगी हमेशा इसके लंबवत होगी, ऐसे 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 ऐसे, कुल मिला के इसकी हमेशा कैसे रहेगी, लंबवत। ठीक है, ऐसे नहीं है कहीं से कहीं जा रही कहीं से कहीं जा रही, ऐसा नहीं, हमेशा उसकी क्या रहेगी, लंबवत ही रहेगी। ठीक है, जैसे मान लो मेरा सेल फोन है, मान लो पूरी तरीके से आवेशित होता तो विद्युत क्षेत्र रेखा यहाँ पे होती, यहाँ पे होती, यहाँ पे होती, नीचे होती, इधर होती, मतलब इसकी हमेशा कैसे रहती, लंबवत ही रहती और किसी दिशा में नहीं जा सकती। इसके लिए डायग्राम मैंने बनाया हुआ है, देखें इसको, ये रहा। तो यहां पर देखो ये आवेशित गोला है, इस आवेशित गोले पे आवेश बाहर की तरफ है, तो देखो विद्युत क्षेत्र रेखाएं कैसे निकल रही हैं, विद्युत क्षेत्र रेखा इसके इस तरीके से हमेशा लंबवत निकल रही है, इसकी हमेशा कैसी है, परपेंडिकुलर है। अब ये परपेंडिकुलर ही क्यों है सर, और की दिशा में क्यों नहीं जा रही है, उसके पीछे रीजन पढ़ेंगे लेकिन चैप्टर नंबर 2 में, अभी आपको समझ नहीं आएगा। ठीक है, तो आई होप यहां तक प्रॉपर्टी सबको क्लियर हो गई होगी। चलते हैं आगे, चलिए नेक्स्ट है हमारे पास, विद्युत क्षेत्र रेखाएं कभी भी क्लोज लूप फॉर्म नहीं करती है, बंद लूप नहीं बनाती है, वो हमेशा खुला वक्र बनाती है। जबकि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं जो चैप्टर नंबर 5 में आएगी उसके अंदर हम पढ़ेंगे कि वो हमेशा क्लोज लूप बनाती हैं, ये कभी भी क्लोज लूप नहीं बनाती। रीजन सुनो, हमने बोला विद्युत क्षेत्र रेखाएं जो है पॉजिटिव से स्टार्ट होती है, नेगेटिव पे एंड होती है। मैं कह रहा हूं विद्युत क्षेत्र रेखाएं इसमें से निकली, क्लोज लूप कब बनाएगी, जब भी वापस इसी पे आ जाए, बट आएगी कब, जब ये क्या हो, ऋणावेशित हो। भाई एक ही आवेश एक ही समय पर धनावेशित ऋणावेशित दोनों कैसे हो सकता है, वो भी साथ साथ, ये तो संभव ही नहीं है। इसका मतलब ये जो बात हम बोल रहे हैं ये गलत है, यानी विद्युत क्षेत्र रेखाएं कभी भी क्लोज लूप नहीं बना सकती। यहां तो देखो अगर ये धनावेशित और ऋणावेशित दोनों है तो यहां पे कोई आवेश है ही नहीं, अगर आवेश नहीं तो विद्युत क्षेत्र नहीं, विद्युत क्षेत्र नहीं तो विद्युत क्षेत्र रेखा नहीं, सिंपल सा लॉजिक है भाई। आवेश होगा तो विद्युत क्षेत्र होगा, क्योंकि विद्युत क्षेत्र आवेश की वजह से उत्पन्न होता है, और विद्युत क्षेत्र है तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं होंगी। अगर मैं कह रहा हूं कि यहां पर कुल आवेश 0 है, नहीं तो विद्युत क्षेत्र नहीं, विद्युत क्षेत्र नहीं तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं नहीं, यानी कभी भी क्लोज लूप नहीं बनेगा, क्योंकि एक ही आवेश एक ही समय पर धनावेशित और ऋणावेशित नहीं हो सकता। ठीक है, तो इसको एग्जाम में अगर आ जाए तो हम लिखेंगे क्योंकि ये आवेशों के संरक्षण के नियम की पालना करती है। कुल आवेश अगर वहां पे 0 है, भाई आवेश संरक्षण नियम क्या बोलता है कि ना तो आवेश का निर्माण संभव है ना तो विनाश।
अगर वहां पे धनावेश है तो अपनी इच्छा से वहां पे ऋणावेश तो बन नहीं जाएगा ना भाई। किसी जगह पर अगर धनावेश है तो ऑटोमेटिकली उसके नीचे ऋणावेश थोड़ा ना डेवलप हो जाएगा। तो हम क्या बोलेंगे, ऐसा नहीं करती क्योंकि आवेश संरक्षण के नियम की पालना करती है। एग्जाम में है तो आप ऐसा लिख सकते हो, आवेश संरक्षण के नियम की पालना करती है। पालना करती है, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे अपन। इसके बाद देखें, विद्युत क्षेत्र रेखाएं चालक के भीतर 0 होती हैं। भाई देखो अभी क्या बोला, आवेश होगा तो विद्युत क्षेत्र होगा, विद्युत क्षेत्र होगा तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं होगी। चालक के भीतर आवेश होता ही नहीं है, जब आवेश नहीं तो विद्युत क्षेत्र नहीं, विद्युत क्षेत्र नहीं तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं नहीं। तो कुल मिला के चालक के भीतर विद्युत क्षेत्र रेखाएं नहीं हो सकती क्योंकि आवेश होता ही नहीं है वहां पे, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती, क्योंकि काटती तो इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की 2 रेखाएं होती जो कि संभव नहीं है। इसके पीछे रीजन मैंने आप लोगों के लिए लिख दिया है, जो मैंने आपको बोला कि अगर कटती तो वहां पर विद्युत क्षेत्र की 2 रेखाएं होती जो कि संभव नहीं है। डायग्राम के थ्रू भी मैं आपको बताने की कोशिश करता हूं। देखो ठीक है, जैसे यहाँ पे कटी तो तुमने 2 स्पर्शिका खींच डाली, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर, यानी 2 अलग अलग दिशाएं इंगित कर रही है। तो एक यहाँ आ जा रही है, एक यहाँ आ जा रही है। कैसे संभव है भाई, 2 अलग अलग क्या बोलते हैं, 2 अलग अलग दिशाएं विद्युत क्षेत्र रेखाओं की, संभव थोड़ी ना है, गड़बड़ हो गई ना, इसलिए संभव नहीं है, कभी भी एक दूसरे को नहीं काटेगी। तो आई होप ये बात भी सबको क्लियर हो गई होगी, ठीक है। अब जो मैंने ऊपर पढ़ाया ना उससे रिलेटेड एक छोटा सा क्वेश्चन करा देता हूं। चलो, जैसे ये गोला है, ठीक है ना, और ये गोला क्या आवेशित है, तो ये पूछ रहा अपन से इसमें से कौन सी विद्युत क्षेत्र रेखा करेक्ट है। पहले अपन ने ऐसे बनाई, फिर हमने ऐसे बनाई, फिर हमने ऐसे बनाई और लास्ट में हमने ऐसे बनाई, ठीक है। तो देखो बच्चों, इसमें से हमसे पूछ रहा है कि कौन सी विद्युत क्षेत्र रेखाएं करेक्ट है। अगर ये गोला धात्विक गोला है तो मतलब लोहे का बना हुआ है, किसी भी धातु का बना हुआ है। तो देखो पहली वाली गलत है, थर्ड वाली गलत है, क्योंकि विद्युत क्षेत्र रेखाएं चालक के भीतर नहीं होती। थर्ड वाली गलत है क्योंकि मैंने आपको बोला चालक के लंबवत होनी चाहिए, क्योंकि चालक के लंबवत नहीं है। लास्ट वाली देखो चालक के लंबवत है, देखो आप, जबकि वाली लंबवत नहीं है। आप बोल लो नहीं है लंबवत, क्योंकि इसका लंबवत ऐसे होता, ये जाता है इसका लंबवत। तो ये हमारा ये वाली भी रेखाएं गलत है। करेक्ट कौन सी है, लास्ट वाली। तो इसका ध्यान रखेंगे अपन। चलिए आगे चलते हैं। ओके, सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, जहां पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्यादा होगी वहां पर विद्युत क्षेत्र रेखाएं ज्यादा संगन होगी, क्लोज होगी, पास पास होंगी। क्यों? क्योंकि आप वहां पे आवेश की तीव्रता ज्यादा है। भाई आवेश की तीव्रता ज्यादा है, कोई आवेश नहीं ज्यादा है। मान लो एक तरफ 2 कूलाम आवेश है, एक तरफ 4 कूलाम आवेश है, ये आवेश ज्यादा है, इसके पास विद्युत क्षेत्र ज्यादा होगा, विद्युत क्षेत्र ज्यादा, तो विद्युत क्षेत्र रेखा इसके पास संगन होगी, ठीक है। तो देखो जैसे यहाँ पे हमने एग्जाम्पल दिया है, यहाँ पे देखो जो हमारा फर्स्ट वाला आवेश है ना, इसके आसपास देखो कितनी सारी विद्युत क्षेत्र रेखाएं निकल रही है, इसके पास कम है, तो इसका मतलब पहले आवेश के पास विद्युत क्षेत्र ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, वो आवेश ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। देखो लिखा है हमने। तो विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या आवेश पे निर्भर करती है कि आवेश कितना प्रबल है। जितना प्रबल होगा विद्युत क्षेत्र रेखाएं उतनी पास पास होंगी। चलो आई होप ये बात सबको क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट जो है हमारा, अगर किसी भी स्थान पर विद्युत क्षेत्र जो है वो सतत हो, या हम बोल सकते हैं यूनिफॉर्म हो, एक समान हो, तो विद्युत क्षेत्र रेखा एक दूसरे के समांतर होगी। अगर किसी स्थान पर विद्युत क्षेत्र सतत नहीं, एक समान नहीं है, सतत तो होगा ही, एक समान नहीं है, तो विद्युत क्षेत्र रेखा इस तरीके से होंगी। जैसे अब इसके अंदर एक दूसरे के समांतर है विद्युत क्षेत्र रेखा। देखो इस पॉइंट पे देखो, इस पॉइंट पे देखो, क्योंकि विद्युत क्षेत्र एक समान है, क्योंकि विद्युत क्षेत्र रेखा एक दूसरे के समांतर है, तो x पर और y पर दोनों पर विद्युत क्षेत्र एक समान होगा। तो लिखा मैंने Ex = Ey। जबकि यहां पर देखो, यहां पर क्लोज है, पास पास है, यहां पर दूर है, तो इसका मतलब यहां पर विद्युत क्षेत्र ज्यादा प्रबल होगा, यहां पर दुर्बल होगा। तो Ex जो है Ey से बड़ा हो गया। ये एक समान विद्युत क्षेत्र और ये असमान विद्युत क्षेत्र, ठीक है। अब एक क्वेश्चन मैं आपको और बताता हूं। मान लो ऐसा कहीं क्वेश्चन आया, ठीक है, मान लो ये वाला क्वेश्चन आया हमारे पास और हमने बोला ये EA है, EB है और ये EC है।
तो देखो क्योंकि यहाँ पर देखो पास पास है, क्लोज है, तो इसका मतलब ई ए और ई बी, एक तो भाई इस पे भी 3 जा रही है, यहाँ से भी 3 जा रही है, ई ए और ई बी पे सेम है, और ये ई ए और ई सी पे सेम है। सॉरी मैं सी लिख रहा था, ई ए और ई सी, क्योंकि दोनों तरफ से 3 पास हो रही उतनी ही दूरी पर है, तो ई ए और ई सी पे सेम है, और वो ई बी से ज्यादा है, क्योंकि ई बी पे देखो दूर दूर जा रही है ना, और यहाँ पे पास है पास, तो यानी ई ए और ई सी पे सेम भी होगी और वो ई बी से ज्यादा भी होगी। ठीक है, तो इस तरीके से हम आराम से जहां पर विद्युत क्षेत्र रेखा पास पास होंगी वहां पे विद्युत क्षेत्र को ज्यादा स्ट्रॉन्ग बता देंगे, प्रबल बता देंगे। ठीक है, आई होप ये बात सबको क्लियर हो गई होगी। चलिए अब हम दो आवेशों की वजह से विद्युत क्षेत्र रेखाएं खींच रहे हैं, दोनों कैसे धनावेशित हैं, ये भी पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है। तो जो विद्युत क्षेत्र है वो विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को क्या करेगी, प्रतिकर्षित करेंगी, और ये तो धनावेशित है, तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं इसके एक तो लंबवत जाएगी और एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेगी, तो इस तरीके से होंगी, है ना। ध्यान रखना इसके लंबवत ही खींचनी है हमें, ये हमने लंबवत निकाल ली, क्योंकि अभी मैंने आपको ये बोला तो ये लंबवत हो गई, है ना, इसके लंबवत देखो, और यहां पर भी देखो इसकी लंबवत हो गई, ये देखो लंबवत हो गई। ठीक है, विद्युत क्षेत्र रेखा इस तरीके से लंबवत, ऐसा लग रहा है दो मतलब कोई वो क्या जेलीफिश जैसे, है ना। ठीक है, तो अगर मैं आपसे एक और प्रश्न यहाँ पे पूछूं, ये हमने विद्युत क्षेत्र रेखाएं ड्रॉ करी है दो समान आवेशों की वजह से, यहाँ पे एक और प्रश्न अगर मैं आपसे पूछूं, अगर यहाँ पर विद्युत क्षेत्र ई ए और यहाँ पर ई बी है, तो कहां पर विद्युत क्षेत्र ज्यादा प्रबल होगा, साफ साफ समझ आ रहा है, यहाँ पर क्लोज है, पास पास है, तो यहाँ पर विद्युत क्षेत्र प्रबल होगा, यहाँ पर दुर्बल होगा, यानी ई बी ई ए से बड़ा होगा। ठीक है, आई होप ये बात सबको क्लियर हो गई होगी। चलिए आगे चलते हैं बच्चों। अगर इसी तरीके से मान लो मेरे पास जो आवेशों कैसे हैं, दोनों एक धनावेश एक ऋणावेश, धनावेश से निकलेगी ऋणावेश पे जाएगी, लेकिन वापस इसके लंबवत रखनी है, तो ये इस तरीके से जाएगी, ये इस तरीके से जाएगी, ध्यान रखना बस इसके लंबवत रखनी है, ये इस तरीके से जाएगी, ये इस तरीके से जाएगी। ठीक है, यहां पर भी इस तरीके से इसके लंबवत, हम सारी तो बना नहीं पाएंगे पर कुछ कुछ ऐसे बना करके हम बता देते हैं, भाई इसके लंबवत है। ठीक है, हमेशा इसके लंबवत रखनी है। तो देखो अब अगर मेरा एक क्वेश्चन हो कि कहां पर विद्युत क्षेत्र ज्यादा प्रबल है, ए पर या बी पर, मौलिक मैंने बोला ई ए और यहां पर बी ई बी, तो कहां पे ज्यादा प्रबल दिख रहा है, ऑब्वियसली ई बी पर, क्योंकि यहां पर इस बार ज्यादा लाइन क्लोज है, पास पास है, तो इस बार ई बी जो होगा वो ई ए से बड़ा होगा। आई होप ये बात भी सबको क्लियर हो गई होगी। ठीक है, तो हमने कुछ विद्युत क्षेत्र रेखाएं खींची हैं, किन्हीं भी समान आवेश की वजह से, विपरीत आवेशों की वजह से। ठीक है बच्चों, चलो अब चलते हैं बच्चों आगे की तरफ, आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, वो हमारा विद्युत फ्लक्स। समझना बिल्कुल आसान है विद्युत फ्लक्स। देखो मान लो ये हैंगर है मेरे पास, ठीक है, और मान लो मेरे पीछे वाला जो बोर्ड है ना, ये पूरी की पूरी प्लेट धनावेशित है, और सामने मेरे सामने जो एक दूसरी दीवार है वो ऋणावेशित है। ठीक है ना, ये पूरी की पूरी प्लेट कैसी है, धनावेशित, बहुत सारा आवेश है, इस पे प्लस 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 प्लस, और सामने वाली दीवार पे ऋणावेशित है वो दीवार, तो बहुत सारी विद्युत क्षेत्र रेखाएं जाएगी इस धनावेशित से ऋणावेश की तरफ, बहुत सारी ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, मतलब विद्युत क्षेत्र रेखाएं जाएगी ऐसे ऐसे कट कट के जाएगी। अब मैंने बीच में रख दिया इस लूप को, अब इस लूप को जैसे रख दिया तो बहुत सारी विद्युत क्षेत्र रेखाएं इसको कट करके की जाएगी अभिलंबवत दिशा में। तो जितनी भी विद्युत क्षेत्र रेखाएं इसको कट करके जा रही है अभिलंबवत दिशा में, या इसके परपेंडिकुलर या इसके लंबवत, तो उसको हम बोलेंगे विद्युत फ्लक्स। तो विद्युत फ्लक्स क्या होता है, किसी भी लूप से लंबवत दिशा में गुजरने वाली विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या, कंडीशन ये है कि वो लूप क्लोज होना चाहिए। मान लो जैसे इस हैंगर के बारे में बात करूं तो इसका फ्लक्स 0 होगा क्योंकि क्लोज नहीं है, लेकिन अगर इस वाले पार्ट के बारे में बात करूंगा मैं तो इसका कुछ ना कुछ फ्लक्स होगा क्योंकि क्लोज है। आई होप मेरी बात सबको समझ आ रही होगी। बट अगर मैंने इसको टिल्ड कर दिया, देखो अगर मैं आपकी तरफ झुका रहा हूं, अब विद्युत क्षेत्र रेखा उतनी तो नहीं जाएगी जितनी पहले जा रही थी। देखो अगर मैं आपको थोड़ा सा विजुअलाइज कराऊं तो देखो, अब जैसे विद्युत क्षेत्र रेखा जाने की कोशिश करेगी तो ऐसे टेढ़ी तो जाएगी नहीं, वो तो ऐसे ही जा रही है अभी भी, तो बहुत ही कम विद्युत क्षेत्र रेखा इसको कट करके जा पाएगी। तो हम क्या लेंगे, हम सिर्फ वही विद्युत क्षेत्र रेखाएं लेंगे जो इसके लंबवत हो। ऐसे नहीं करके ऐसे कर देता देखो, तो भी बहुत कम विद्युत क्षेत्र रेखाएं जाती ना, सारी कट करके नहीं जा पाती, बहुत ही कम जाती ना, कुछ यहीं पे ब्लॉक हो जाए, देखो यहाँ पे ब्लॉक हो गई। समझ रहे हैं मेरी बात।
तो हम बोल रहे हैं वो विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या जो किसी भी हमारे लूप से लंबवत दिशा में गुजरती है, ठीक है, उसको अपन क्या बोलते हैं, विद्युत फ्लक्स। देखो डेफिनेशन ये है हमारे पास, विद्युत क्षेत्र में किसी सतह से संबंधित विद्युत फ्लक्स सतह से अभिलंबत गुजरने वाली कुल बल रेखाओं की संख्या के बराबर होता है, ठीक है। ये लूप है, कलर चेंज कर लेते हैं अपन, बहुत सारी विद्युत क्षेत्र रेखाएं ऐसे जा रही है इसमें से, है ना। तो जो भी विद्युत क्षेत्र रेखाएं इसकी लंबवत होगी, थोड़ा फील तो आई गया होगा कि एक बॉडी है, थोड़ा इसको कलर वलर कर देता हूं मैं, है ना, देखो, है ना, देखो इसके लंबवत गुजर के जा रही, कट कर करके जा रही है। इसकी जो संख्या है ना, इसी को अपन क्या बोलते हैं, जिसके लंबवत है उसी को अपन क्या बोलते हैं, उसी को हम बोलते हैं विद्युत फ्लक्स, ठीक है। आई होप ये बात सबको क्लियर हो रही होगी। तो आगे बढ़ने से पहले मैं एक चीज आपको और बता दूं, जिसको अपन बोलते हैं क्षेत्रफल सदिश, ठीक है, बहुत जरूरी है इसके बारे में आपको जानना। तो हम पढ़ेंगे यहाँ पे पहले क्षेत्रफल सदिश, जिसको इंग्लिश में अपन बोलते हैं एरिया वेक्टर, इसको इंग्लिश में बोलते हैं एरिया वेक्टर। तो देखो बच्चों, एरिया वेक्टर क्या होता है, जैसे लूप है ना, चकती वक्ती या कोई लूप ले लिया मैंने, जैसे मेरा सेल फोन है, ठीक है ना, ये मैंने जो भी आपको बताया ये है, तो इसका जो क्षेत्रफल सदिश क्या होगा, ये जिस भी प्लेन में रखा हुआ है, जिस भी तल में रखा हुआ है, उसके लंबवत जो सदिश जा रहा है, ये देखो ना, इसकी लंबवत ये होगा, ऐसे ले सकते हो या ऐसे ले सकते हो, बस होना इसकी लंबवत चाहिए, ठीक है। तो जो भी सदिश किसी भी क्षेत्रफल के लंबवत होता है उसको अपन क्या बोलते हैं, उसका क्षेत्रफल सदिश। जैसे इसके लंबवत जो होगा ये रहा, ठीक है ना, इसको अपन बोलते हैं एरिया वेक्टर, इसलिए ए वेक्टर से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। ऊपर भी ले सकते हो और नीचे भी ले सकते हो, इसको अपन क्या बोलते हैं, क्षेत्रफल। दूसरी जगह बना देता हूं क्योंकि फिर तो मुझे नहीं तो माइनस लगाना पड़ेगा, ठीक है। जैसे ये बनाया या ये बनाया, ये क्षेत्रफल सदिश होता है, ठीक है। आई होप ये बात सबको समझ आ गई होगी। थोड़ा आगे बढ़ते हैं, ओके। तो ये मैं आपको समझाता हूं, थोड़ा अपन एक डायग्राम पे आते हैं। इस डायग्राम को देखो जरा, मैं इसको हटा देता हूं, क्षेत्रफल सदिश तो आएगा, सबको समझ आ ही गया होगा। तो देखो बच्चों, जैसे डायग्राम है, इस डायग्राम को थोड़ा सा फील करना, जैसे मैंने भी आपको बताया था कि भाई ये एक, मान लिया भाई सरफेस है, ठीक है। चलो मैं यहाँ पे बना देता हूँ अपनी तरफ से, है ना, ये सरफेस थी, लूप फूप था, और बहुत सारी विद्युत क्षेत्र रेखाएं से कट करके जा रही है, इसको ऐसे, है ना, ऐसे कट करके जा रही है, ठीक है। पर मैंने आपको क्या बोला, मुझे तो वही विद्युत क्षेत्र रेखाएं चाहिए जो इसके लंबवत हो, ठीक है। मान लो इसका एक क्षेत्रफल सदिश है जो ये रहा, मैंने आपको भी बताया था क्षेत्रफल सदिश, और ये क्षेत्रफल सदिश के साथ कितना कोण बना रही है, थीटा। जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, विद्युत क्षेत्र रेखा है, ये क्षेत्रफल सदिश के साथ कितना कोण बना रही है, थीटा। तो मैं क्या कर रहा हूं, हमें विद्युत क्षेत्र का वही घटक चाहिए जो कि क्षेत्रफल सदिश की दिशा में हो। मुझे विद्युत फ्लक्स का वही घटक चाहिए जो कि क्षेत्रफल सदिश की दिशा में हो। तो अगर मैं इस ई के वेक्टर करूं, कंपोनेंट करूंगा, घटक करूंगा, देखो एक ई ऐसे जा रहा है और एरिया वेक्टर ऐसे जा रहा है, तो कोण कितना बन रहा है इन दोनों के बीच में, थीटा। मैंने क्या बोला, मुझे तो वही घटक चाहिए जो कि क्षेत्रफल सदिश की दिशा में हो, क्योंकि क्षेत्रफल सदिश एक्चुअली इसके लंबवत है, ठीक है। तो मैं एक घटक करूंगा, तो जो उसके कोण के साथ बने वो हमेशा कॉस होता है, तो ये हो गया हमारे पास ई कॉस थीटा, और जो उसके लंबवत बने वो हमेशा साइन होता है, तो ये हो गया ई साइन थीटा, ठीक है ना। जो कोण के साथ बने वो हमेशा कॉस, जो उसके लंबवत हो वो हमेशा साइन। तो ई कॉस थीटा जो है वो मेरे काम का है, ई साइन थीटा मेरे काम का नहीं है, क्योंकि क्षेत्रफल सदिश की दिशा में है ही नहीं। तो मेरा फ्लक्स का फॉर्मूला क्या आया, मेरा फ्लक्स का फॉर्मूला आया, इसको रिप्रेजेंट करते बेटा फाई से, फाई आया, यहाँ पे फाई का सिंबल है, अब बनता है ऐसे, हम कुछ नहीं कर सकते, फाई ई से लिखते हैं, ई मतलब इलेक्ट्रिक फ्लक्स, विद्युत फ्लक्स। तो फाई जो है उसका फॉर्मूला आ गया हमारे पास, ई कॉस थीटा किसका है, हमारे विद्युत क्षेत्र का वो घटक जो कि क्षेत्रफल सदिश की दिशा में, ई कॉस थीटा वो हो गया, और ए मतलब एरिया वेक्टर। तो हमारे पास फॉर्मूला आ गया ई ए कॉस थीटा। तो इसका एक और जो है हमारे पास फॉर्मूला आता है, मतलब एक और डेफिनेशन आती है कि इसका मान ई के क्षेत्रफल सदिश एवं ई के लंब घटक के गुणनफल के बराबर होता है, ठीक है। यहाँ पे हम लंब घटक नहीं लिखेंगे, हम क्षैतिज घटक लिखेंगे, लंब घटक नहीं लेते हम। ई का कौन सा घटक लेते हैं,
क्षैतिज घटक। ठीक है ना, अभी सामने वाला लेते हैं। ठीक है, तो आई होप ये सबको बात समझ आ गई होगी। इनके गुणनफल के बराबर होता है। अब लास्ट क्लास में अपन ने पढ़ा होगा, क्या पढ़ा भाई, कि जब हम ए बी कॉस थीटा लिखें, जब पे ए और बी सदिश राशियां हैं, मैं क्या बोल रहा हूं, अगर मैंने लास्ट क्लास में तुमने पढ़ा हो तो हमने लिखा ए बी कॉस थीटा 11th क्लास में, और अगर ए और बी दोनों कैसी राशियां हो, सदिश राशियां हो, तो हम इसे लिख सकते हैं ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, और जो उससे राशि मिलती है वो कैसी राशि होती है, अदिश, क्योंकि दो सदिश राशियों का अदिश गुणनफल या डॉट प्रोडक्ट किसके बराबर होता है, एक अदिश राशि के। इसका मतलब E एक सदिश राशि है, अभी बोला इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़कर आए हैं, विद्युत क्षेत्र सदिश राशि है, ए क्षेत्रफल सदिश राशि है, इन दोनों का करा अपन ने डॉट प्रोडक्ट अदिश गुणा, तो हमें क्या मिला, फ्लक्स मिला, और फ्लक्स कैसी राशि है, फ्लक्स अदिश राशि है। ठीक है ना, आई होप ये बात सबको क्लियर हो गई होगी, इसका यहाँ पे क्या मतलब है, ये कहां से आया फॉर्मूला। ठीक है, ई विद्युत क्षेत्र है और ए क्या हमारा क्षेत्रफल सदिश, लिख देता हूं मैं साइड में, ए क्या हमारा, ए वेक्टर क्या है, क्षेत्रफल सदिश। कैसे निकालते हैं, क्षेत्रफल के हमेशा लंबवत। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। अब मान लो कि मैं पूरा क्षेत्रफल नहीं रहा हूं, मैं क्षेत्रफल का बहुत छोटा सा पार्ट ले रहा हूं, जैसे यहां पे इस डायग्राम में मैंने क्षेत्रफल का बहुत बड़ा पार्ट लेने के बजाय बहुत छोटा सा पार्ट ले लिया, ये वाला, इसको अपन क्या बोल रहे हैं, डीए बोल रहे हैं। तो डीए की दिशा तो वापस लंबवत, ये किसकी दिशा हो गई, डीए की डायरेक्शन, इसको ए नहीं लिखेंगे, इसको अपन क्या लिखेंगे, डीए, डीए वेक्टर, और वापस विद्युत क्षेत्र है इसके साथ, ई कौन बना रहा है, मैंने क्या बोला, मुझे तो विद्युत क्षेत्र का वही घटक चाहिए जो कि ए की डायरेक्शन में हो, तो वो कौन है भाई, हमारे पास ई कॉस थीटा। तो फॉर्मूला क्या बना, फॉर्मूला बना हमारे पास ई कॉस थीटा इंटू डीए, ये रहा ई कॉस थीटा इंटू डीए, हमने लिखा नहीं यहाँ पे। ओके, ये छोटा सा फ्लक्स नहीं है ना, तो छोटा सा फ्लक्स है डी फाई, इसको हम पीछे लिख देते हैं, ऐसा करते हैं, तो हम लिख देते हैं, हमने क्या बोला, ई कॉस थीटा इंटू डीए। छोटे से पार्ट के बारे में बात करिए, ये बहुत बड़ा सारी चकती थी, इसमें से हमने बहुत छोटा सा एरिया लिया, नहीं एरिया क्या हमारे पास, डी ए, इसका वेक्टर अपन ने निकाला डी ए वेक्टर, ये विद्युत क्षेत्र की दिशा ई वेक्टर, ये कौन, थीटा। ठीक है, अगर मुझे इस पूरे लूप के लिए निकालना है तो मुझे दोनों तरफ करना पड़ेगा समाकलन, ये छोटा सा फ्लक्स है हमारे पास डी फाई ई, तो इसका दोनों तरफ क्या करना पड़ेगा, समाकलन, यहां पे भी करा और यहां पे भी करा, इसको हम लिख देते हैं ई डी ए कॉस थीटा, कॉस थीटा को पीछे लिख दिया। बस यहां पर एक चीज और आती है, ये बबल, इसको हम बोलते हैं बबल। बबल हम तब बनाते हैं समाकलन ही, कुछ अलग नहीं है, समाकलन ही कर रहे हैं। बस ये जो बबल है ना, ये बता रहा है कि जो सरफेस है ना वो क्या है, क्लोज है, खुली भी नहीं कहीं से, जैसे ये है, मैंने आपको बोला ना इसके लिए फ्लक्स जीरो होगा क्योंकि बंद नहीं है, इसके लिए फ्लक्स होगा क्योंकि पूरा बंद है। ठीक है, तो हमारी सरफेस क्या है, क्लोज है, इसलिए हमने लगाया, इसको अपन बोलते हैं बंद समाकलन। ठीक है, और हमने अभी बोला इसको हम क्या लिख सकते हैं, ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर, क्योंकि कॉस थीटा आने से ये भी वेक्टर, अभी पहले हमारे पास क्या होता था, ए वेक्टर था, अभी डी ए, डी मतलब बहुत छोटा, और उसका हम क्या करें, समाकलन। तो फ्लक्स का एक और फॉर्मूला हमारे सामने आ गया। आई होप ये भी सबको क्लियर हो गया होगा। एक फ्लक्स का फॉर्मूला अपन ने क्या पढ़ा, ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर, और अगर हम किसी इंटीग्रेशन करना चाहते, बहुत अनशन सा शेप है, अनियमित है, ठीक है, उसका बहुत छोटा सा पार्ट लिया मैंने डी ए और उसका समाकलन कर डाला। ठीक है, होप ये सबको क्लियर हो गया होगा। और हमने ये भी पढ़ा फ्लक्स कैसी राशि है, फ्लक्स एक अदिश राशि है। आई होप यहां तक सबको क्लियर हो गया होगा। अब निकालते हैं इसका मात्रक। तो देखो आसानी मात्रक हमने पढ़ा है, ई का मात्रक क्या होता है, ई का मात्रक होता है न्यूटन पर कूलाम, इसका मात्रक आ गया न्यूटन पर कूलाम, और एरिया का मीटर स्क्वायर, तो इसका मात्रक आ गया न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम। एक और यूनिट होता है इसका वोल्ट मीटर, ठीक है ना, एक और यूनिट होता है वोल्ट मीटर। अगर आपको वोल्ट मीटर इजी लेना होता है तो आप वोल्ट मीटर लर्न कर लीजिए। कहां से है वोल्ट मीटर, क्योंकि जो वोल्ट होता है बेटा वो जूल पर कूलाम के इक्वल होता है, बताया था मैंने, और ये एक्चुअली जूल क्या होता है, न्यूटन मीटर पर कूलाम, इसलिए हम उसमें जो लिखा है ना न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम, उसमें मीटर मीटर को तोड़ दिया, एक मीटर अलग एक मीटर अलग, न्यूटन मीटर प्रति कूलाम बन गया आपका जूल, न्यूटन मीटर प्रति कूलाम बन गया आपका वोल्ट। तो वहां पे हमने लिख दिया वोल्ट और मीटर, याद रहेगा वोल्ट मीटर ना, वोल्टेज मेजर करने के काम आता है जो। ठीक है,
चलो इसके साथ ही इसकी विमा भी निकाल देते हैं। विमा मैंने आपको लर्न करवा रखी है, जैसे n की लर्न करवा रखी है m1 L1 t-2, इसको तो घोट घोट के पिला दिया मैंने, है ना। मीटर की L2, है ना, क्योंकि मीटर हमेशा L में मापा जाता है। और बात आती है आपके गुलाम की, तो गुलाम की मैंने आपको याद करवाई है A1 T1। तो इसको सॉल्व करेंगे तो देखो बच्चों कितना आएगा, इसको सॉल्व करने पर हमारे पास आ जाएगा, m का कोई भाई नहीं है, छोड़ दो, l का भाई ये रहा, तो l का भाई हो गया 3, t का भाई ये रहा, ये t भाई साहब ऊपर जाएंगे, माइनस दो तो है, माइनस एक और हो जाएगा -3, और a ऊपर जाएगा तो a -1। तो विमा आ गए हमारे पास m1 L3 t-3 a-1। आई होप सबको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो हमने पढ़ लिया क्या होता है विद्युत फ्लक्स, हमने ये भी पता कर लिया उसका फॉर्मूला क्या होता है, हमने ये पता कर लिया कैसी राशि है, हमने ये पता कर लिया उसका जो मात्रक है वो क्या होता है, हमने ये पता कर लिया कि उसकी विमा क्या है। ठीक है, अब ये जो हमारा फॉर्मूला है ना ई ए कॉस थीटा जो हमने लिखा है, उसको हम ई ए कॉस थीटा भी लिख सकते हैं। अब इसमें ना बहुत सारे स्पेशल केसेस निकलते हैं। क्या स्पेशल केस निकलते हैं भाई, फ्लक्स कब अधिकतम होगा, कब फ्लक्स मिनिमम होगा। तो देखो बहुत ऑब्वियस सी बात है, कॉस थीटा आ रहा है तो थीटा का मान अगर 0 होगा तो कॉस 0 का मान 1 होगा। तो अगर थीटा का मान 1 है, थीटा का मान 0 है, तो आपका फ्लक्स क्या होगा, मैक्सिमम होगा। कितना होगा उस केस में, ई ए, क्योंकि कॉस 0 का मान कितना होता है, 1। भाई सिंपल सा लॉजिक है कि भाई आपका लूप है, भाई एरिया किस किस के बीच, ये जो एंगल है वो किस किस के बीच में बन रहा है, ई और ए के बीच में। तो एरिया वेक्टर इधर, क्षेत्रफल सदिश इधर, और आपका जो विद्युत क्षेत्र रेखा है वो भी ऐसी जा रही है। जो भी एग्जांपल दिया था अभी आपको, इस केस में फ्लक्स अधिकतम होगा क्योंकि इसका क्षेत्रफल सदिश आगे है इधर की तरफ, आप लोगों की तरफ, और विद्युत क्षेत्र रेखाएं भी आप ही की तरफ जा रही है बहुत सारी निकल के, तो इसमें से पास होने वाला फ्लक्स मैक्सिमम होगा। लेकिन अगर इसको ऐसे रख दूं तो बिल्कुल सीधा, तो एक भी फ्लक्स पास, एक रेखा भी इसमें से पास नहीं होगी। तो इस केस में फ्लक्स क्या हो जाएगा, न्यूनतम, जब थीटा का मान क्या हो 90 डिग्री। तो इस केस में फ्लक्स मिनिमम होगा, वो कितना हो जाएगा हमारा, 0। ठीक है, आई होप ये बात सबको क्लियर हो गई होगी। ठीक है, एक चीज अपने को और ध्यान रखनी है, अगर किसी सतह में विद्युत क्षेत्र रेखाएं अंदर एंटर हो रही है ना, अंदर घुस रही है, अगर विद्युत क्षेत्र रेखा अंदर घुसती है किसी भी सरफेस में, अंदर एंटर हो रही है विद्युत क्षेत्र रेखाएं, तो उसका फ्लक्स हमेशा कैसा कंसिडर करते हैं अपन, नेगेटिव। क्यों कंसिडर करते हैं, गॉस के नियम में पढ़ेंगे अपन इस बात को। और अगर विद्युत क्षेत्र रेखाएं किसी भी सरफेस में से बाहर आ रही है तो उसके फ्लक्स को कैसा कंसिडर करेंगे, पॉजिटिव। ठीक है, तो अगर विद्युत क्षेत्र रेखाएं किसी भी सरफेस के अंदर जा रही हैं तो फ्लक्स नेगेटिव, और बाहर आ रही हैं तो पॉजिटिव। सिंपल, इट इज एज सिंपल एज दैट, बहुत आसान है। ठीक है, आई होप ये बात सबको क्लियर हो गई होगी। चलिए आगे चलते हैं बच्चों। तो ये हमारे पास एक छोटा सा प्रश्न है, बहुत आसान सा, जिसमें अपन से बोला है कि है ना भाई, एक सिलेंडर है, एक बेलन है, मान लो बॉटल ये है ना, मान लो यूनिफॉर्म है यार, एक जैसी बिल्कुल सिलेंडर के जैसी, अभी सिलेंडर जैसी तो नहीं दिखी, मान लो, है ना, अब मेरे को ये दिखी। तो ये पूछ रहा है कि इससे पास होने वाला, इससे गुजरने वाला फ्लक्स कितना होगा। ठीक है ना, इससे गुजरने वाला फ्लक्स कितना होगा। अब ध्यान से देखो, जितनी विद्युत क्षेत्र रेखा इसमें गई ना, उतनी इसमें से बाहर आ गई, तो मतलब इसका फ्लक्स कितना हो गया, सीधा सीधा, दिमाग ही नहीं लगाना है, इसका फ्लक्स हो गया हमारे पास 0। क्योंकि जितनी विद्युत क्षेत्र रेखा, जैसे 4 अंदर जा रही हैं तो विद्युत फ्लक्स नेगेटिव अभी बोला था, और 4 बाहर आ रही हैं तो वो पॉजिटिव। नेगेटिव पॉजिटिव को खा गया, आ गया आंसर 0। भाई जो अंदर जा रही है उसकी वजह से फ्लक्स नेगेटिव, जो बाहर आ रही है उसकी वजह से फ्लक्स पॉजिटिव, दोनों को जोड़ दो क्योंकि स्केलर क्वांटिटी है, अदिश राशि है, तो आंसर कितना आ जाएगा, 0। ठीक है, आई होप सबको क्लियर हो गया होगा। चलिए एक और अच्छा सा प्रश्न है, ये सॉल्व करने लायक क्वेश्चन है। अगर किसी वृत्त का क्षेत्रफल 5 मीटर स्क्वायर, सिंपल क्वेश्चन दिया है हमने, ए का मान कितना है, 5 मीटर स्क्वायर, और बोला ये विद्युत क्षेत्र के साथ 30 डिग्री का कोण बना रही है, लूप विद्युत क्षेत्र के साथ 30 डिग्री का कोण बना रहा है। यानी अगर मैं इस लूप के बारे में बात करूं, मान लो ये लूप है, ये हमारा हो गया विद्युत क्षेत्र, तो ये लूप के साथ कितना कोण बना रही है, 30 डिग्री। पर मुझे कोण लूप के साथ थोड़ा चाहिए होता है, मुझे तो कोण क्षेत्रफल सदिश के साथ चाहिए होता है, और क्षेत्रफल सदिश इसके क्या होता है, लंबवत होता है। तो मैं इस केस में कोण 30 डिग्री नहीं लूंगा। ऐसा मत सोचना सर ये रहा ए, सर ये रहा कोण, सर सीधा सीधा आंसर रखो, मतलब सीधा सीधा क्वेश्चन के अंदर डालो, आंसर आ जाएगा। यहाँ पे विद्युत क्षेत्र जो है उसका मान हमने देना भूल गए, मैं विद्युत क्षेत्र का मान दे देता हूं, 2 न्यूटन पर कूलम। ठीक है, ये विद्युत क्षेत्र का मान है, ये थोड़ा लिखना है, मिस हो गया।
ठीक है। तो ई का मान दे रखा है सर, थीटा का मान दे रखा है सर ए का मान भी दे रखा है, ई cos थीटा लगा दो सर। नहीं, जो थीटा हमें दे रखा है वो गलत है, क्योंकि इसने किसके साथ थीटा दिया है, लूप के साथ। मतलब मान लो ये आपका सेल फोन, मेरा सेल फोन है, ये लूप है, तो जो अगर विद्युत क्षेत्र रेखा इसमें से ऐसे जा रही है, मानो देखना ध्यान से, ऐसे जा रही है, तो ये जो 30 डिग्री का कोण बना रही है ना, किसके साथ बना रही है, ये बना रही है हमारे इस क्षेत्रफल के साथ, जबकि मुझे इसके साथ नहीं चाहिए होता है, मुझे किसके साथ चाहिए होता है, इस क्षेत्रफल सदिश के साथ। तो इस क्षेत्रफल सदिश के साथ अब हम तो नहीं हो सकता, हाँ, तो इस क्षेत्रफल सदिश के साथ कोण चाहिए, तो ये तो एक दूसरे के लंबवत होता है ना, तो अगर ये 30 है तो ये कितना हो गया, 90 माइनस 30 यानी 60 डिग्री। यानी इस केस में मुझे कोण 30 नहीं लेना है, मुझे कोण कितना लेना है, 60 डिग्री। तो मैं इस बार कोण लूंगा 60 डिग्री। ई का मान मुझे डायरेक्ट दे ही रखा है 2 न्यूटन पर कूलम। ठीक है, हमारा फ्लक्स आ गया सीधा सीधा ये, तो ई है cos थीटा। ई का मान 2 है, इसका मान 5 है, और cos 60, cos 60 का मान होता है बेटा 1/2, 2 से 2 कट गया, आंसर आया 5 वोल्ट मीटर या न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम, कुछ भी लिख सकते हैं, मुझे तो वोल्ट मीटर इजी लगता है इसलिए लिख दिया मैंने। आई होप सबको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, चलो बच्चों, तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है विद्युत द्विध्रुव। नाम से समझ आ रहा है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं इलेक्ट्रिक डायपोल। तो देखो, द्वि मतलब 2 और ध्रुव मतलब पोल्स, तो मतलब एक ऐसा सिस्टम जिसमें 2 पोल्स हो, 2 ध्रुव हो। तो सिंपल सी चीज है, कुछ नहीं है यार, हम बोल रहे हैं कि हमारे पास एक ऐसा सिस्टम, एक ऐसा निकाय है जिसमें हमारे पास 2 आवेश हैं, प्लस क्यू और माइनस क्यू, दोनों का परिमाण समान है, बस मान अलग, मतलब वैल्यू सेम ही है, मान समान ही है, बस एक धनात्मक है और एक ऋणात्मक है, और दोनों एक दूसरे से किसी दूरी पर रखे हुए हैं। उस दूरी को अपन यहाँ पे बोल रहे हैं 2l। अब 2l दूरी क्यों ली, l क्यों नहीं ली, आगे बात आपको समझ आएगी। तो अगर हमारे पास कोई एक ऐसा निकाय है जिसमें हमारे पास 2 आवेश हैं, दोनों का परिमाण समान है, बस दोनों विपरीत प्रकृति के हैं, पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, और वो कुछ दूरी पर रखे हुए हैं, तो ऐसे निकाय को अपन बोलते हैं द्विध्रुव। एग्जाम्पल दो सर, HCl देखा होगा सबने, है ना, केमिस्ट्री तो सब पढ़ते ही हो। HCl का मॉलिक्यूल यानी उसका अणु, उस HCl के अणु में हमें पता है जो क्लोरीन है उसकी विद्युत ऋणता हाइड्रोजन से ज्यादा है। विद्युत ऋणता का मतलब यह है कि इसका जो न्यूक्लियस है, नाभिक जो काफी स्ट्रॉन्ग है ना, बहुत प्रभावशाली है, मतलब बहुत ज्यादा अट्रैक्शन फोर्स है ना, आकर्षण बल लगा रहा है वो। क्योंकि हाइड्रोजन जो है उसका नाभिक बहुत वीक है बेचारा, है ना, अच्छे से फोर्स नहीं लगा पा रहा। तो इनके बीच में जो इलेक्ट्रॉनों का साझा हुआ है, ठीक है ना, सहसंयोजक बंध जो बना है, उसके इलेक्ट्रॉनों को क्लोरीन अपनी तरफ खींचने की कोशिश कर रहा है। ये जो क्लोरीन के जो नाभिक है वो इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ खींचने की कोशिश कर रहे हैं, तो इसकी वजह से इसकी विद्युत ऋणता हो गई ज्यादा, और इस विद्युत ऋणता की वजह से इस पे आ जाता है बेटा पार्शियल नेगेटिव, इस पे आ जाता है पार्शियल पॉजिटिव। ये जो साइन मैंने बनाया है इसको अपन बोलते हैं पार्शियल, हिंदी में बोलते हैं आंशिक, इसको बोलते हैं आंशिक ऋणावेश, इसको बोलते हैं आंशिक धनावेश। इसकी वजह से इसका शेप कुछ ऐसा हो जाता है, इसी को अपन बोलते हैं डायपोल यानी द्विध्रुव। ठीक है, दोनों पे समान आवेश आया, क्योंकि स्टार्टिंग में तो कभी इन पे कोई आवेश था ही नहीं, टोटल आवेश तो 0 था, अभी भी 0 ही करना है। तो इस पर आंशिक धनावेश और इस पर आंशिक ऋणावेश और इस पर आंशिक धनावेश आएगा। ठीक है, तो ये हमारा द्विध्रुव बन गया। ऐसे सिस्टम जनरली केमिस्ट्री में मिलते हैं, फिजिक्स में तो नहीं मिलते हैं, बट आप है तो पढ़ना तो पड़ेगा। ठीक है, देखो फिजिक्स ने हमारा कितना कुछ दिया है, केमिस्ट्री को, बायोलॉजी को, हर सब्जेक्ट को दिया है। ठीक है, और मैथ ने हमको दिया है। ठीक है, चलो, तो देखो यही लिखा हमारे पास, 2 अल्प दूरी पर स्थित 2 समान परिमाण, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, उनका परिमाण मतलब वैल्यू सेम होगी, और उनका नेचर यानी प्रकृति कैसी है, विपरीत है। तो आवेशों के ऐसे निकायों को हम क्या बोलते हैं, द्विध्रुव बोलते हैं। निकाय मतलब सिस्टम। हाँ जी, अब हमें आगे जो बात करनी है वो बात करनी है बेटा विद्युत द्विध्रुव, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। अब देखो मेरे पास 2 अलग अलग द्विध्रुव है मान लो, ठीक है। अब मेरे को ये पता करना है कि कौन सा ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, मतलब कौन सा ज्यादा प्रभावी है, कौन सा ज्यादा शक्तिशाली। तो उस विद्युत द्विध्रुव की शक्ति को रिप्रेजेंट करने के लिए एक दूसरी टर्म है जिसको अपन बोलते हैं विद्युत द्विध्रुव। इसको दर्शाते बेटा P से, ये भी एक सदिश राशि होती है, और ये विद्युत द्विध्रुव की शक्ति को बताती है कि विद्युत द्विध्रुव कितना पावरफुल है। और ये किसके इक्वल होता है बेटा, ये इक्वल होता है हमारे पास, कोई भी एक आवेश ले लो और उन दोनों के बीच की जो भी दूरी है उनसे उसको गुणा कर दो। तो इसका मामला आ गया, जो भी आवेश है और जो भी उनके बीच की दूरी है उनको आपस में गुणा कर दो। ये विद्युत द्विध्रुव का हमारा फॉर्मूला होता है। इसकी दिशा अगर हम बात करें, क्योंकि मैंने बोला ना सदिश राशि है, सदिश राशि तो दिशा तो होगी, तो इसकी दिशा नेगेटिव से पॉजिटिव होती है। देखो
विद्युत क्षेत्र की दिशा, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन पॉजिटिव से नेगेटिव थी, है ना, धनावेश से ऋणावेश की तरफ थी, जबकि आपके विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा नेगेटिव से पॉजिटिव है, ठीक है, ऋणावेश से धनावेश की तरफ है, इसमें उल्टा है, ठीक है। मैंने आपको बोल दिया सदिश राशि है, दिशा ऋणावेश से धनावेश की तरफ होगी। फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया, ठीक है, कि भाई किसके बराबर होता है, कोई भी एक आवेश उठाओ और कोई भी उनके बीच की जो दूरी है उससे इसको गुणा कर दो, तो गुणा करने पे जो राशि मिलेगी वही क्या है, इसकी विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, ठीक है। आई होप सबको क्लियर हो गया होगा। चलिए फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया, ये नॉर्मल फॉर्मूला है, और सदिश रूप में लिखूं तो ये रहा, ये इसका कौन सा फॉर्मूला है, सदिश रूप में, जैसे हमने पहले भी लिखा था ना सदिश रूप, अभी फ्लक्स का, उसके अलावा हमने कूलाम के नियम में पढ़ा, उसका सदिश रूप लिखा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सदिश रूप लिखा, वैसे इसका है P सदिश राशि और 2L भी, ठीक है। आई होप ये बात सबको क्लियर हो गई होगी। मात्रक के बारे में बात कर लेते हैं, तो मात्रक आसान है, आवेश का होता है कूलाम और दूरी का होता है मीटर, तो इसका मात्रक आया कूलाम इंटू मीटर, जिसको अपन कभी कभी सीएम सेंटीमीटर जैसा लगता है, तो इसका मात्रक होता है कूलाम इंटू मीटर, सेंटीमीटर नहीं है, कूलाम इंटू मीटर है। इसका ऐसा यूनिट होता है डिबाय, है ना, इसका ऐसा यूनिट क्या होता है, डिबाय। ये एनसीईआरटी में नहीं दे रखा, बट आपको पता होना चाहिए, हर चीज की ऐसा यूनिट पढ़ेंगे तो इसकी भी पढ़ेंगे, तो इसकी ऐसा यूनिट होती है डिबाय। ये एक डिबाय की वैल्यू है, ठीक है। एक डिबाय बहुत छोटा मात्रक होता है, क्योंकि एक्चुअली जब अपन बात करते हैं छोटे छोटे, जैसे HCl के मैंने अणु के बारे में बात करी, तो उनके अंदर जो द्विध्रुव आघूर्ण को बहुत कम होगा, मतलब बहुत ही ज्यादा कम होगा यार, है क्या, एक छोटा सा मॉलिक्यूल दिखता भी नहीं है, उसमें भी आप आवेशों के बारे में बात करो, भी आंशिक आवेशों के बारे में बात करो, मतलब बहुत ही छोटा हो गया यार। तो डिबाय ना उन छोटे छोटे आवेशों को दर्शाने के लिए होता है। कूलाम मीटर बहुत बड़ी यूनिट है भाई, एक कूलाम के आवेश हैं और 1 मीटर की दूरी पर रखें, इतना बड़ा हो गया, तो बहुत बड़ा हो गया ना, तो छोटी यूनिट के लिए हम डिबाई यूज करते हैं। देखो वैल्यू कितनी छोटी है, 3.3 गुणा 10⁻³ कूलाम मीटर, मतलब बहुत छोटा हो गया है, समझ रहे हो। 1 मीटर को मैंने इतने गुना कम कर दिया, है ना, जो भी आएगा ना एक के आगे लगा देना 0 30 बार, उतने गुना उसको छोटा कर दिया, ठीक है, उस वैल्यू के बराबर। आई होप ये बात सबको क्लियर हो गई होगी। चलिए आगे चलते बच्चों, अब हमें क्या करना है, हमें बाह्य विद्युत क्षेत्र में किसी द्विध्रुव को रखना है और रख के देखना होता क्या है। बाह्य विद्युत क्षेत्र का मतलब क्या समझाते हैं भाई, वापस वही एग्जांपल, ये प्लेट कैसी है, ये हमारा बोर्ड कैसा है, ये पॉजिटिवली चार्ज है मतलब धनावेशित है, सामने वाली जो मेरी वॉल है वो ऋणावेशित है, बहुत सारा विद्युत क्षेत्र इस तरीके से उत्पन्न हो रहा है, मेरे इस बोर्ड से आपके स्क्रीन की तरफ बहुत सारी विद्युत क्षेत्र रखा है, निकल के आपकी तरफ जा रही है, विजुअलाइज करें आप लोग। और मान लो छोटू सा, है ना, छोटा सा डायपोल है, एक तरफ धनावेश है और एक तरफ ऋणावेश है, ठीक है। तो और धनावेश और ऋणावेश को अगर मैं विद्युत क्षेत्र की दिशा में रख दूं, देखो ऐसे रख दिया मैंने, ठीक है ना, ऐसे रख दिया आप ही की दिशा में, तो देखो इस जो धनावेश है उसको विद्युत क्षेत्र अपनी दिशा में खींचने की कोशिश करेगी और ऋणावेश को पीछे की तरफ खींचने की कोशिश करेगी, उस पर लगने वाला कुल बल तो 0 हो गया। अगर मैं द्विध्रुव को ऐसे खींच लूं, देखो ऐसे कर दिया मैंने, है ना, अभी भी इस पे बल एक ऐसे लग रहा है एक ऐसे लग रहा है, मतलब इस पर नेट जो बल लग रहा है वो तो हमेशा क्या लगता है, 0 लगता है, लेकिन इस पर बलाघूर्ण जो है हमारा वो 0 नहीं होता, उस पर बात करते हैं। देखो जैसे ये डायग्राम देखिए, जैसे मैंने आपको बोला ये विद्युत क्षेत्र है ना, डायग्राम बना देता हूँ, ये विद्युत क्षेत्र है, एक समान विद्युत क्षेत्र, और आपने क्या करा, आपने इसमें एक द्विध्रुव रख दिया, द्विध्रुव कुछ ऐसा है, कैसे भी रख दो आप जैसे आपका दिल करे, ये धनावेश है और ये आपका ऋणावेश है, तो विद्युत क्षेत्र इन पे बल लगाएगी। हमने पढ़ा है धनावेश पर विद्युत क्षेत्र की दिशा में, ऋणावेश पर विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में, मैंने बोला था आगे काम आएगा। तो देखो बल कैसे निकालोगे, E का फॉर्मूला F/Q, F क्या आएगा, Q × E सर, तो बल कितना आया, Q × E सर, तो इसका मतलब धनावेश पर जो बल लग रहा है वो उसी की दिशा में लग रहा है, कितना लग रहा है, Q × E। ऋणावेश पर कितना लग रहा है, Q × E, लेकिन सर कहां पे, विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में, विद्युत क्षेत्र इधर जा रहा है, बल इधर लग रहा है, किस पर, ऋणावेश पर, एक बल यहां इस पर, एक बल यहां एक बल यहां, दोनों सेम तरीके से खींच रहे हैं, मैं कहीं नहीं जाऊंगा, मैं तो अपनी जगह रहूंगा, इसलिए कुल बल कितना हो गया, 0। इस पर लगने वाला नेट फोर्स कुल बल कितना हो गया बच्चों हमारे पास, 0। तो आई होप ये बात सबको क्लियर हो गई होगी। लेकिन रुको,
ऐसा है तो ठीक है, थोड़ा सा टिल्ड कर दो, घुमा दो, घुमा दिया। तो अब क्या होगा, एक बल इसको यहां खींच रहा है, दूसरा बल इसको यहां खींच रहा है। अब समस्या क्या है, समस्या ये है कि जब किसी बल को, किसी भी वस्तु को, जैसे एक को यहां से खींच रहे हैं, एक को नीचे से खींच रहे हैं, तो घूमेगी, घूमेगी। खुद सोचो, एक को हम यहां से खींच रहे हैं और एक को यहां से, ऐसे घूमेगी। देखो ये ऐसे, एक को यहां से खींच रहे हैं अपन, ऐसे लगा, और एक और ऐसे, अपने आप घूम जाएगी। और कब तक घूमेगी, जब तक ये स्थिति में है, कहीं पे भी रख लो आप, घूम जाएगी। मान लो ऐसे रखा हुआ, घूम जाएगी, ठीक है, क्योंकि बल इनको खींचने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये क्या करेगी, घूमेगी। और जब कोई भी चीज घूमती है तो उसमें क्या उत्पन्न होता है, बलागुण उत्पन्न होता है। बलागुण क्या होता है, वो बल जो किसी वस्तु में घूर्णन गति उत्पन्न करे। लास्ट क्लास में था, 11th क्लास में, वो तो मुझे पूरा पूरा यकीन है कि आपको नहीं आता होगा। तो थोड़ा सा अपन पहले उसका आइडिया ले लेते हैं कि बलागुण क्या चीज होती थी। जैसे मान लो ये आपका रिंच पाना है ना, बहुत ही गंदा बना है। तो मान लो ये आपका रिंच पाने जैसा कुछ है, ठीक है ना। और हमने क्या करा, यहाँ पे बल लगाया। बल लगाने से ऑब्वियसली घूमेगा, गोल 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 गोल, चक्कर 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 घूमेगा। तो आपने जो बल लगाया है यहां से फिक्स नहीं है, फिक्स नहीं मतलब पिवोटेड है। पिवोटेड को हिंदी में बोलते हैं किलकित। जैसे गेट होता है ना, उसके कब्जे लगे हुए होते हैं ना, इजीली उसके अबाउट कैसे घूमता है, आराम से कब्जे, गेट आराम से घूमता है, खुल जाता है, बंद हो जाता है, खुल जाता है, बंद हो जाता है। तो इसको अपन बोलेंगे कि कब्जों से क्या किलकित है, पिवोटेड है। तो आपने जो बल लगाया और इससे जो दूरी आपकी है ना, जो भी आपने दूरी ली, आर ली है, चलो इसको आर ले लेते हैं। आपने जो भी दूरी ली है ना घूर्णन अक्ष से, उन दोनों के गुणनफल को अपन क्या बोलते हैं, बलागुण। बलागुण क्या होता है, बल और घूर्णन अक्ष से आपकी लंबवत दूरी, ठीक है। और आप जो बल लगाओगे, ध्यान रखना, जो बल आपका लगेगा वो लंबवत ही लगना चाहिए। अगर आपका बल लंबवत नहीं लग रहा है तो फिर हम उसको टॉर्क नहीं बोल सकते, मतलब हम फिर वही घटक लेंगे जो उसके लंबवत होगा। मान लो बल आपने ऐसे नहीं लगाया, ऐसे लगाया, मान लो ठीक है ना कुछ कोण बनाया थीटा, उसको हटा देते हैं। अब बल आपने ऐसे नहीं लगाया, आपकी इच्छा करिए ना भाई तो बल ऐसे लगाऊंगा सर, तो मैं क्या बोलूंगा, मैं बल के दो घटक निकालूंगा। एक हो गया एफ कॉस थीटा और एक हो गया हमारे पास एफ साइन थीटा, ठीक है। तो हम बोल रहे हैं हम बल का वही घटक लेंगे जो हमारे काम का है। कौन सा काम का है, अभी हमारे पास एफ कॉस थीटा काम का है, तो मतलब वही बल मैं लिख सकता हूं जो इसकी क्या हो, लंबवत हो। जनरली जो बुक्स बताती है, मैं आपको बता देता हूं, वो कुछ ऐसे बताती है। वो बोलती है कि भाई आप जो बल लगा रहे हो ना, वो कैसे लगा रहे हो, आप उस बल को कुछ इस तरीके से लगा रहे हो, ठीक है। आपने इसके साथ कुछ ना कुछ कोण थीटा तो बना रखा है, ठीक है। और वो जो थीटा कोण है, मान लो कुछ इस तरीके से, या कैसे भी ले लो यार, ऐसे ले लो, या बल कैसे भी लगा लो, मतलब आर के साथ कुछ कोण बना रहे हो, जैसे ऐसे ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो आपने जो बल लगाया ना, उसमें से एक बल तो ये हो गया एफ कॉस थीटा और एक बल हो गया एफ साइन थीटा। जनरली बुक्स ऐसा बोलती है कि टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है, एफ साइन थीटा इंटू आर, यानी मुझे वो बल लेना है जो हमेशा इसकी लंबवत लगे। अब जरूरी नहीं होता कि बल हमेशा एफ साइन थीटा ही आए, कॉस थीटा आ गया मेरे केस में, मुझे लंबवत जो बल मिला वो कॉस थीटा था। लेकिन जनरली बुक्स में ऐसा डायग्राम बना होता है, क्योंकि हम जो कोण लेते हैं वो एफ और आर के बीच में लेते हैं, ठीक है। ज्यादा डिटेल में मैं आपको नहीं फंसाऊंगा क्योंकि सब 11th क्लास का पार्ट है, इतना सा समझना है। टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है, एफ आर, ठीक है ना, ठीक है। यहां पूरा लिख लो आप, एफ आर साइन थीटा, क्या आएगा आपका एफ आर साइन थीटा, जहां पे एफ क्या है उसके ऊपर लगने वाला बल और आर क्या है उसकी घूर्णन अक्ष से लंबवत दूरी। तो देखो मान लो हमारे पास ये दो आवेश हैं, धनावेश है और ये हमारे पास ऋणावेश है, ठीक है। अब जो धनावेश है उस पर बल कहाँ लगेगा, देखो बल इस पर बल लगेगा, यहाँ पर कितना लगेगा QE। ये क्या है ऋणावेश, इस पर बल कहाँ लगेगा, यहाँ लगेगा QE। मान लो इसने कुछ ना कुछ कोण बनाया थीटा, ठीक है ना, कितना कोण बनाया इसने, थीटा कोण बनाया है। थीटा कोण बनाया है तो अब मुझे निकालना इसका बल, ऐसे घूमने की कोशिश करेगा नहीं, और इनके बीच की दूरी कितनी है 2l। तो जो घूर्णन अक्ष है उससे जो लंबवत दूरी आपको मिलेगी वो ये वाली होगी। अगर मैं इन दोनों को ज्वाइन कर दूं तो ये है आपकी लंबवत दूरी, ठीक है ना, ये वाली। अब जरा इसको थोड़ा सा फोकस करना बच्चों, अगर ये कोण थीटा तो ये भी थीटा होगा, क्योंकि सारी क्षेत्र रेखा एक दूसरे के लंबवत, ये विद्युत क्षेत्र है, थीटा हो गया, ये 2l हो गया। भाई कर्ण दे रखा है, लंब निकालना है, कौन देगा, साइन थीटा। साइन थीटा
लंब निकालना है, लंब, ठीक है। तो लंब बटा कर्ण, कर्ण कितना है 12, लंब किसकी को लाया 12 साइन थीटा, तो यानी इस दूरी को हम क्या लिख सकते हैं 12 साइन थीटा, ठीक है ना। बस आर की जगह हमारा क्या आ रहा है यार, आर की जगह हमारे पास 12 आ रहा है। टॉर्क कितना निकला हमारे पास, बल कितना लग रहा है क्यू ई सर, और 12 साइन थीटा ये हो गई लंबवत दूरी, ठीक है। अभी पढ़कर आए पीछे, P किसके बराबर होता है Q इंटू 12, P मतलब द्विध्रुवाघूर्ण, आवेश और उनके बीच की दूरी। तो देखो जरा, E को छोड़ो, Q इंटू 12 को एक साथ करो, और इस साइन थीटा को छोड़ो, फॉर्मूला बन गया हमारे पास टॉर्क इज इक्वल टू PE साइन थीटा। क्योंकि बलाघूर्ण एक सदिश राशि होती है, इसलिए इसका सदिश रूप जो है वो कुछ इस तरीके से होगा, सदिश रूप हो जाएगा इसका टाउ वेक्टर इज इक्वल टू P वेक्टर क्रॉस E वेक्टर। तो बच्चों ध्यान से सुनना, क्रॉस कहां से आया, लास्ट क्लास में पढ़ा होगा, अगर A B साइन थीटा लिखा है तो आप इसको क्या लिख सकते हो A वेक्टर क्रॉस B वेक्टर, और जो राशि हमें प्राप्त होगी वो कैसी होगी सदिश, ठीक है। जिसमें डॉट के अंदर अदिश प्राप्त होती है, इसमें सदिश प्राप्त होती है। टाउ तो वैसे भी सदिश राशि है, बलागुण सदिश राशि होता है, 11th क्लास का कॉन्सेप्ट है, ठीक है। अब हमने जो कोण लिया है, मतलब जो क्रॉस लगाया है वो टाउ क्रॉस ई के अंदर ही क्यों लगाया, वो भी एक रीजन है, बट उसको यहाँ पे अपन इंक्लूड नहीं करेंगे। हाँ, पी की डायरेक्शन कहाँ से कहाँ पे होगी, नेगेटिव से पॉजिटिव, ऐसे। तो पी एरा और ई एरा, ठीक है ना, पी आपका इधर है और ई आपका इधर है, ठीक है ना। इन दोनों के बीच में कोण कितना बन रहा है थीटा, इस डायग्राम के अकॉर्डिंग। तो आई होप ये डेरिवेशन आपको 4 स्टेप की समझ आई होगी। कुछ नहीं, हमने बोला टाउ का फॉर्मूला क्या होता है F इंटू आर, एफ क्या था क्यू ई, लंबवत दूरी थी r, और r की लंबवत दूरी कितनी 12 साइन थीटा, ठीक है। फिर q इंटू 12 को कर दिया अपन ने p, फॉर्मूला बन गया PE साइन थीटा। बच्चों इसके 2 केसेस होते हैं, इसमें पहला केस जो होता है वो हमारा होता है जिसको अपन बोलते हैं स्थायी संतुलन, ठीक है ना। तो स्थायी संतुलन का मतलब क्या होता है, जब हमारा डायपोल जो होता है यानी द्विध्रुव जो होता है वो विद्युत क्षेत्र के साथ 0 डिग्री का कोण बनाए, ठीक है ना। अगर थीटा का मान 0 होगा, देखो क्योंकि मैं कह रहा हूं ना संतुलन की अवस्था, ठीक है, तो इसका मतलब यह है कि हर केस में लगने वाला बल और बलागुण दोनों 0 ही होंगे। स्थायी संतुलन या साम्यावस्था भी बोल सकते हो आप। साम्यावस्था का मतलब ही होता है उस पर लगने वाला कुल बल क्या होना चाहिए 0, बल भी 0 और बलागुण भी 0 है। आप प्रीवियस फॉर्मूले में जाइए, पी साइन थीटा, थीटा का मान 0 रखा, टाउ की वैल्यू कितनी हो गई 0, तो बल तो 0 होगा। तो अगर हमारा कोण जो है वो कितना हो 0, तो उस केस में जो अवस्था में मिलती है उसको अपन क्या बोलते हैं स्थायी साम्यावस्था। एक दूसरी चीज होती है जिसको अपन बोलते हैं अस्थायी साम्यावस्था। तो इस केस में जो कोण बनता है बेटा वो कितने डिग्री का बनता है, वो इस केस में बनता है 180 डिग्री का। 180 डिग्री का मतलब क्या है कि पॉजिटिव पार्ट यहां पर है और नेगेटिव यहां पर, मतलब आपने क्या करा, आपने ये डायपोल रखा हुआ था, द्विध्रुव रखा हुआ था, पूरा घुमा दिया, द्विध्रुव था पूरा घुमा दिया 180 डिग्री से, तो वो क्या हो गई अस्थायी साम्यावस्था। अब सर स्थायी और अस्थायी साम्यावस्था होती क्या है, तो देखो बहुत सिंपल सा लॉजिक है। एक एग्जांपल देके समझाता हूं। जैसे मान लो एक कटोरी है ना, कटोरी में तुमने एक बॉल डाली, कहीं पे भी डालो बॉल हमेशा आएगी कहां पे, बीच में, है ना। कटोरी में बॉल डालो, कहीं पे भी डालो, घूम फिर के वापस आएगी कहां पे, हमेशा बीच में। इसको हम बोलते हैं स्थायी साम्यावस्था। इसका मतलब ये बॉल रहना कहां चाहती है, ये बॉल इसी स्थिति में रहना चाहती है, ठीक है। यहां पर इस पर लगने वाला नेट फोर्स, कुल बल और कुल बलागुण 0 है, तो यहां पर ये द्विध्रुव रहना ही ऐसे चाहता है, इसलिए स्थायी साम्यावस्था है। लेकिन अगर मैं दूसरी तरफ बात करूं, ये भाई कटोरी है, इस पर बॉल रखी हुई है, सर इस पर कोई बल नहीं लग रहा, क्योंकि ना तो नीचे जा रही ना तो ऊपर जा रही है, यहाँ पे भी कहीं पे भी नहीं जा रही, यहाँ पर भी बल 0 था, यहाँ पर भी बल 0 है। लेकिन यहाँ पे क्या था, मैंने ऊपर छोड़ा ना तो वापस बीच में आ गई, लेकिन यहाँ से जैसे टपक से उसको धक्का दिया नीचे जाएगी और कभी भी इस स्थिति में वापस लौट के नहीं आएगी। इसको बोलते हैं हम अस्थायी साम्यावस्था। मतलब एक ऐसी साम्यावस्था इसमें बलागुण और जो बल है वो तो 0, लेकिन जो बॉल है, जो वस्तु है, वो क्या करना चाहती है, वो वापस अपनी उसी स्थिति में आने की कोशिश करे। अगर वस्तु वापस उसी स्थिति में आने की कोशिश करे बाह्य बल लगाने के बाद, जैसे द्विध्रुव है,
ठीक है ना, ये द्विध्रुव है, मैंने इसको ऐसे करा वापस ऐसे आ जाएगी, ऐसे करा ऐसे आ जाएगी, ऐसे करा ऐसे आ जाएगी, इवन पूरा घुमा दिया ना, ऐसे कर रखा है देखो 180 से घूम गया अभी ये, अगर मैंने थोड़ा सा बल लगाया ना तो ये घूम जाएगा पूरा, क्योंकि ऐसे ही रहना चाहता है। इस केस में इन पे जो लगने वाला बल है ना, देखो फर्स्ट वाले केस में इस पे ऐसे बल लग रहा है QE, और इस पे कैसे बल लग रहा है, ऐसे लग रहा है, तो कुल बल तो साफ साफ दिख रहा है 0 है, कोई बलागुण उत्पन्न नहीं हो रहा तो भी 0 है, मतलब बलागुण भी 0 है। इस वाले केस में नेगेटिव पे बल कहां लगेगा, अंदर, पॉजिटिव पे कहां लगेगा, विद्युत क्षेत्र की दिशा में। तो ये जो बल है ना, इसको दबाने की कोशिश कर रहा है, ऊपर वाला बल इनको खींचने की कोशिश कर रहा है। वो सही समव्यवस्था इसलिए है क्योंकि हमारा द्विध्रुव उसी में ही रहना चाहता है, ठीक है, हमेशा विद्युत क्षेत्र के साथ 0 डिग्री का कोण बना के रहना चाहता है। 180 का बना दिया तो साम्यावस्था तो बल नहीं लग रहा, कोई ना ही कोई बलागुण उत्पन्न होगा, लेकिन जैसे थोड़ा सा तुमने छेड़ा ना तो घूम जाएगा। इसको बोलते हैं स्थायी, इसको बोलते हैं अस्थायी साम्यावस्था, ठीक है, जहां पर वस्तु रहना चाहती है, जहां पर वस्तु में रियलिटी में हाँ भाई मेरे को तो इस पोजीशन पे रहना है, ठीक है, जैसा अपन नहीं होता है क्लास के टॉपर यार मेरे को तो इसी पोजीशन पे रहना, ठीक है, वही वाली बात है। और गलती से मान लो कोई मतलब मूर्ख सा बच्चा फर्स्ट आ जाए क्लास में, तो वो गलती से हुआ, ठीक है, वहां आ गया टॉपर बन गया, लेकिन कभी उसके उस स्थिति में आ पाएगा क्या वापस, अगर वो ढंग से नहीं पढ़ रहा है तो हो सकता है वापस टॉपर बन जाए, लेकिन रियलिटी में तो मतलब मान लो गलती से चीटिंग वीटिंग करके आ गया है तो एक बार तो साम्यावस्था में आ गया, लेकिन जैसे ही थोड़ा सा बल लगा दूसरा एग्जाम आया नीचे गिर जाएगा और वापस कभी टॉपर नहीं बन पाएगा। ऐसे कुछ है कि ये बॉल हमेशा बीच में रहना चाहती थी, यहाँ पर भी ऊपर थी, बल 0 ही था, लेकिन कभी वापस नहीं आएगी यार। बस ये होता है स्थायी और ये होता है अस्थायी साम्यावस्था, ठीक है। आई होप ये सबको क्लियर हो गया होगा। तो बच्चों इसी के साथ ही आज का लेसन अपन यही ओवर करेंगे। नेक्स्ट लेसन में ये जो हमारा द्विध्रुव आया ना, इसके वजह से हम उसके अक्षीय और निरक्षीय बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे। चलिए मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और देखते रहिए लर्न एंड शेयर पे। और जितने भी अपने फ्रेंड्स से शेयर करें और उनके साथ फ्री एजुकेशन सबको मिलनी चाहिए। चलिए मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय, थैंक यू और अपना ख्याल रखिए।